नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनलर्निंग पाठशाला में। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे फ्रांस में जो नोकिया के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो नोकिया को कैसे अफेक्ट करते हैं और ये पूरा सिनेरियो इंडिया के फ़ायदे की चीज़ है या उसको नुकसान करेगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उससे पहले हम एक बार नोकिया की हिस्ट्री थोड़ी-सी देख लेते हैं। नोकिया जो कि एक फ़िनलैंड की कंपनी है, ये 1865 में इसका जन्म हुआ था। ये कंपनी पेपर, रबर, टायर हर किसी बिज़नेस में अपनी किस्मत आज़मा चुकी है और बहुत सक्सेसफुल इसका बिज़नेस रहा है। लेकिन 1990 से ये कंपनी टेलीकम्युनिकेशन में एक मास्टर कंपनी बन के उभरी है। 1995 से 2007 तक इस कंपनी ने पूरी की पूरी मोबाइल मार्केट को कैप्चर करके रखा था। लेकिन 2007 में दोस्तों क्या होता है, 2007 में आईफ़ोन आ जाता है मार्केट में, स्टीव जॉब्स का। और तब से ही नोकिया लगातार अपना मार्केट शेयर लूज़ करने लग जाता है। इसके इसके दिन खराब हो जाते हैं। नोकिया के ये फ़ोन्स हम बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों, और ये है आईफ़ोन जो कि 2007 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद देखते हैं कि 2007 के बाद जब से आईफ़ोन लॉन्च हुआ, नोकिया कैसे धीरे-धीरे अपना मार्केट शेयर लूज़ करता गया। 2003 में नोकिया का मार्केट शेयर अच्छा खासा था, ये बूम पर था, तब इसके काफ़ी लेटेस्ट फ़ोन्स आ रहे थे। 2007 में आईफ़ोन लॉन्च होता है और आईफ़ोन एक टच स्क्रीन फ़ोन था। यहाँ से गेम पूरी चेंज हो जाती है दोस्तों। नोकिया जो कि अब एक कीपैड वाला फ़ोन था, जो अपने हार्डवेयर पर बहुत ज़्यादा रिलाय करता था, वो सॉफ्टवेयर पर इतना ध्यान नहीं देता था। लेकिन आईफ़ोन जब से आया, इसने यूज़र्स को बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी। अब वो अलग-अलग तरह की ऐप्स एक ही फ़ोन में यूज़ कर सकते थे, वो भी टच स्क्रीन के साथ। तो यहाँ से शुरू होता है नोकिया का डाउनफॉल और वो लगातार मार्केट में गिरता चला गया। 2008 में यहाँ पहुँचा और फिर 2013 में दोस्तों हम सब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ उसको मर्ज होना पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को 2013 में खरीद लिया। इसके बाद की कहानी हम सबको पता है, नोकिया मार्केट में ज़्यादा तब से दिखता नहीं है। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, अभी-अभी न्यूज़ ये आई है कि नोकिया, जैसे कि नोकिया पहले भी कई बार अपने एम्प्लॉइज़ को अ, छँटनी कर चुका है, उनको कई बार ले ऑफ कर चुका है। इस बार नोकिया ने डिसाइड किया है कि वो फिर से 1200 जॉब्स यहाँ से ख़त्म करेगा और वो किस कंपनी में से करेगा? वो उसकी सब्सिडियरी कंपनी अल्काटेल में से करेगा। दोस्तों, अल्काटेल एक नोकिया की सब्सिडियरी कंपनी है। नोकिया ने इसको 2015 में एक $16 बिलियन की एक डील हुई थी, उसके तहत इसको नोकिया ने खरीद लिया था। और तो ये जो डील साइन हुई थी, इस डील के अंदर बोला गया था कि नोकिया 2 काम करेगा। एक, वो अपने आर-एन-डी को एक्सपेंड करेगा और दूसरा, वो जॉब्स को रिटेन करके रखेगा। इन 2 क्लॉज़ेज़ के बावजूद आज नोकिया अपने 1200 एम्प्लॉइज़ को यहाँ से जॉब से निकाल रहा है और ये 1200 एम्प्लॉइज़ जो हैं, वो ज़्यादातर आर-एन-डी सेक्टर के एम्प्लॉइज़ हैं। दोस्तों, आर-एन-डी सेक्टर किसी भी देश या किसी कंपनी के लिए बहुत ही क्रूशियल होता है। आर-एन-डी सेक्टर जिस कंपनी और देश में अच्छा नहीं होता, वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। थोड़े टाइम में वो मार्केट से और मैप से गायब हो जाते हैं। 2007 के बाद से नोकिया ने आर-एन-डी पर फ़ोकस नहीं किया है और अब सेम गलती नोकिया दोबारा दोहराने जा रहा है। तो हमें देखना होगा कि क्या नोकिया का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा या नोकिया मार्केट में बना रहेगा। दोस्तों, इस प्रोटेस्ट में जो एक शख्स सामने आ रहे हैं, जिनको लोग बहुत ज़्यादा कोस रहे हैं, वो है राजीव सूरी, जो कि करंट सीईओ हैं नोकिया के। लेकिन अब ये चेंज कर दिए गए हैं। सितंबर से जो नए सीईओ होंगे, वो होंगे पेका लनमार्क। पेका लनमार्क ऑलरेडी एक सक्सेसफुल एनर्जी कंपनी को चला रहे हैं और सितंबर से ये नोकिया में अपना कार्यभार संभाल लेंगे। दोस्तों, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नोकिया पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा? नोकिया की हमने हिस्ट्री थोड़ी-सी देख ली है कि मार्केट में वो बहुत अच्छा प्लेयर अब नहीं रहा है। नोकिया 5G इक्विपमेंट्स भी बनाता है और वो कई तरह के जो टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स हैं, उनको मैन्युफैक्चर करता है। तो 5G में खासकर देखें अगर, तो नोकिया का शेयर लगातार कम होता गया है और सबसे बड़ा यहाँ पर जो प्लेयर है वो हुवेई बन के सामने आया है। हुवेई एक चाइना बेस्ड कंपनी है जिसको अभी सिक्योरिटी थ्रेट के चलते कई देश बैन कर रहे हैं। यूएस ने इसे अभी-अभी लेटेस्ट ही बैन करा है। इंडिया में भी विचार हो रहा है।
लेकिन नोकिया को यहाँ देखें तो ये लगातार गिरता जा रहा है। एरिक्सन यहाँ पर ठीक-ठाक परफ़ॉर्म कर रहा है और हुवेई ने यहाँ पर पूरी मार्केट पर 5G की मार्केट पर कब्ज़ा कर रखा है। तो ये टेबल दिखाती है दोस्तों कि पिछले 2017 से लेके 2019 तक नोकिया किस तरह से मार्केट में पिछड़ता चला गया है और एरिक्सन जो कि धीरे-धीरे मगर वो कोप अप कर रहा है। लेकिन इसी बीच हुआवे जो है वो लगातार इस 5G सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग में मास्टर बन के सामने आया है और वो लगातार मार्केट पर कब्जा करता जा रहा है। नोकिया अपनी खराब परफॉर्मेंस के चलते मार्केट में लगातार गिरता चला जा रहा है और इसी बीच 1200 एम्प्लॉयज़ को निकालना शायद नोकिया को इतना फ़ायदा नहीं दे सकता है। वो उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली हर्ट कर सकता है और आने वाले दिनों में जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे डेटा माइनिंग, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब की फील्ड में भी नोकिया बाकी प्लेयर्स से पीछे पिछड़ सकता है और उसका मार्केट शेयर फर्दर और धीरे-धीरे कम होता जा सकता है, जो कि बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए दोबारा से बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा और हमें फ्यूचर में ऐसी कई बार देखने को मिल सकता है कि नोकिया अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल रहा है। आइए दोस्तों जानते हैं इंडिया में इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो 5G इक्विपमेंट्स के वेंडर्स हैं वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं। आप देख सकते हैं गिनी-चुनी ये कुछ 5 ही कंपनीज़ हैं जो इंडिया में इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है 5G के, जिसमें हुआवे और ZTE दोनों चाइनीज़ कंपनीज़ हैं। हुआवे का भारतीय एयरटेल और वोडाफोन के साथ जो बिज़नेस है उसमें वो 30%, जी हाँ 30% इक्विपमेंट्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं और ZTE BSNL के साथ आने वाले टाइम में 4G इसको प्रोवाइड करवाना था इक्विपमेंट्स 4G में, लेकिन अब सरकार ने इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो बचती हैं इंडिया में ये 3 कंपनी जो कि आने वाले टाइम में 5G ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। शायद हुआवे और ZTE को सरकार बैन कर दें जैसे बाकी देश भी कर रहे हैं। यूएस तो ऑलरेडी कर चुका है हुआवे को हम जानते हैं। तो नोकिया और एरिक्सन और सैमसंग ये 3 प्लेयर्स बचते हैं। दोस्तों 3 प्लेयर्स बचते हैं जिसके अंदर नोकिया की अगर हालत बहुत अच्छी नहीं रही, वो सस्ते दाम पर अगर बिडिंग में इक्विपमेंट्स नहीं प्रोवाइड करा पाया, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही कंपनी ऐसी होंगी जो पूरी मार्केट को इंडिया में कैप्चर कर सकती हैं और इससे एक नुकसान ये हो सकता है दोस्तों, आगे चलकर इसमें कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा। कॉम्पिटिशन कम होने से प्राइस डिस्कवरी बहुत मुश्किल हो जाएगी और कंज्यूमर को यहाँ पर काफ़ी नुकसान हो सकता है, शायद उसे सस्ते में 5G सर्विसेज ना मिलें। तो एक ये नुकसान जो इंडिया के कंज्यूमर्स को हो सकता है, कंपटीशन कम होने की वजह से यहाँ पर महंगे में 5G सर्विसेज इंडिया में शायद कंज्यूमर्स को देखनी पड़ सकती हैं। दोस्तों ये कुछ न्यूज़ की क्लिप्स हैं जिसके अंदर बताया गया है कि सरकार ने कैसे एक अपना रुख बदलते हुए हुआवे को, जो सरकार ने पहले एक मंजूरी दे दी थी पार्टिसिपेट करने के लिए ऑक्शंस में, अब सरकार ने ये सारा निर्णय जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऊपर छोड़ दिया है, यानी कि सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर अब यहाँ पर फैसला लिया जाएगा और ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या ZTE और हुआवे ये पार्टिसिपेट करेंगे बिडिंग में या नहीं। उसी के साथ रिलायंस एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जो कि एक क्लीन टेलको, जिसको यूएस ने अभी अभी बोला है क्लीन टेलको, रिलायंस को यहाँ इसलिए बोला गया है दोस्तों क्योंकि रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जो कि चाइना का कोई भी इक्विपमेंट यूज़ नहीं करती है अपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री में। ये यूज़ करती है साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी जो कि सैमसंग, ये उसके इक्विपमेंट्स यूज़ करती है, तो इसीलिए इसको क्लीन टेलको बोला गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर यही सिनारियो रहा, नोकिया बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता रहा, तो इंडियन मार्केट के अंदर कंज्यूमर्स के पास और जो स्पेक्ट्रम की जब बिडिंग होगी तो वहाँ पर ऑक्शंस में ज़्यादा चॉइसेस नहीं होंगी, तो यहाँ पर कंज्यूमर को एक नुकसान हो सकता है। तो ये था पूरा एनालिसिस जिसमें हमने देखा कि कैसे नोकिया की खराब हालत के चलते इंडिया के कंज्यूमर्स को नुकसान उठाना पड़ सकता है अनलेस वो अपने बिजनेस को दोबारा रीगेन ना करें और मार्केट में एक अच्छी जगह ना बना पाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हम आपके लिए ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहेंगे दोस्तों। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।